एनसीईआरटी कक्षा 6 विज्ञान त्वरित रिवीजन नोट्स। अध्याय 16 कचरा संग्रहण एवं निपटान। हम कचरा कैसे कम कर सकते हैं और इसका सही निपटान कैसे करें? इस पहली ही पंक्ति को सरल हिंदी में समझें तो मतलब ये पाठ मुख्य रूप से वेस्ट मैनेजमेंट यानी कचरे के प्रबंधन के 2 सबसे बड़े स्तंभों पर आधारित है। पहला स्तंभ है कचरा कम करना और दूसरा है जो कचरा बन चुका है उसका सही और सुरक्षित तरीके से निपटान करना। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक बहुत ही स्पष्ट अंतर। बाईं तरफ एक डस्टबिन है जो बुरी तरह भरा हुआ है और ओवरफ्लो हो रहा है, जिसमें से प्लास्टिक की बोतलें, टिन के डब्बे और सेब के जूठे टुकड़े बाहर गिर रहे हैं, जो कि बहुत ही आम दृश्य है जी। और ठीक उसके विपरीत दाईं तरफ एक बिल्कुल हरा भरा साफ सुथरा मैदान है। इस मैदान में एक खाद का गड्ढा बना है जिसमें सब्जियों के छिलके और जैविक कचरा डाला जा रहा है। ये चित्र हमें अव्यवस्था से निकलकर सही कचरा प्रबंधन की ओर जाने का रास्ता दिखा रहा है। यह सचमुच एक बहुत ही प्रभावशाली चित्र है। आइए अब दूसरे पेज की ओर बढ़ते हैं जो यह बताता है कि अव्यवस्था शुरू कहाँ से होती है। यहाँ हेडिंग है कचरा कहाँ से आता है। इसके नीचे लिखा है हम अपने दैनिक जीवन में अत्यधिक कचरा पैदा करते हैं। बिल्कुल। उदाहरण मूंगफली के छिलके, बस के टिकट, पेंसिल की छीलन, पैकिंग का सामान, बिस्कुट, अनाज और कपड़ों की प्लास्टिक थैलियां, पुराने कपड़े, टूटे खिलौने और जूते जी। इसके बाद एक बॉक्स में महत्वपूर्ण तथ्य दिया गया है। स्वच्छ भारत अभियान शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, लक्ष्य 2 अक्टूबर 2019 तक खुले में शौच से मुक्त भारत का निर्माण करना। देखिए, इस पन्ने का अर्थ बहुत ही सीधा और स्पष्ट है। कचरा कोई बाहरी वस्तु नहीं है, बल्कि ये हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी गतिविधियों का ही परिणाम है। मूंगफली खाने से लेकर स्कूल में पेंसिल छीलने तक हर काम में कचरा उत्पन्न होता है। सही बात है। और स्वच्छ भारत अभियान का जिक्र यहाँ विशेष रूप से इसलिए किया गया है ताकि ये समझा जा सके कि सफाई सिर्फ घर तक सीमित नहीं है, ये एक राष्ट्रीय स्तर का लक्ष्य है जिसका सीधा असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है दैनिक जीवन में पैदा होने वाले कचरे के कुछ उदाहरण। इसमें मूंगफली के दाने और उनके छिलके हैं, एक नीले रंग का बस का टिकट है, लाल रंग की पेंसिल की छीलन है और एक बिस्कुट का रैपर है। इन सब के नीचे स्वच्छ भारत अभियान का वो प्रतिष्ठित चश्मा वाला लोगो बना है। तो कचरा पैदा होने के बाद वो जाता कहाँ है? तीसरे पेज पर इसका उत्तर है। यहाँ हेडिंग है भराव क्षेत्र यानी लैंडफिल, कचरे का पड़ाव। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। परिभाषा में लिखा है सफाई कर्मचारी कचरे को ट्रकों द्वारा निचले खुले क्षेत्रों में ले जाते हैं जहां गहरे गड्ढे होते हैं। इन खुले क्षेत्रों को भराव क्षेत्र कहते हैं। इसके नीचे 3 चरण दिए गए हैं। 1, कचरे को 2 भागों में बांटा जाता है, उपयोगी जिसका पुनर्उपयोग हो सके और अनुपयोगी। 2, अनुपयोगी कचरे को भराव क्षेत्र में फैलाकर मिट्टी की परत से ढक दिया जाता है। 3, जब ये पूरी तरह भर जाता है तो इसे पार्क या खेल के मैदान में बदल दिया जाता है। और अंत में एक बहुत बड़ा नियम लिखा है, अगले 20 वर्षों तक उस स्थान पर कोई भवन नहीं बनाया जाता। इस प्रक्रिया को ऐसे समझना चाहिए कि जो कचरा किसी काम का नहीं रहता उसे शहर से दूर बड़े बड़े गड्ढों में ले जाकर जमीन के अंदर दबा दिया जाता है। जब वो गड्ढा भर जाता है तो उसे सुंदर पार्क का रूप दे दिया जाता है। लेकिन यहाँ सबसे रोचक वैज्ञानिक तथ्य वो 20 साल वाला नियम है। बिल्कुल, ये ध्यान देने वाली बात है। जमीन के नीचे दबा हुआ कचरा धीरे धीरे सड़ता है, जिससे जमीन धंस सकती है और अंदर कई तरह की गैसें बनती हैं। इसीलिए सुरक्षा की दृष्टि से वहां लंबे समय तक कोई पक्की इमारत या बिल्डिंग नहीं बनाई जा सकती। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक बड़ी सी पीली मशीन जिसे एक्सकवेटर कहते हैं। वो एक बहुत गहरे गड्ढे में कचरे को मिट्टी के साथ दबा रही है। इस गड्ढे के कटे हुए हिस्से में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कचरे और मिट्टी की कई परतें एक के ऊपर एक बिछाई गई हैं। भराव क्षेत्र की ये जानकारी बहुत ही स्पष्ट है, लेकिन जैसा कि पढ़ा गया कचरे को उपयोगी और अनुपयोगी में बांटना जरूरी है। इसी पर पेज 4 आधारित है। यहाँ हेडिंग है कचरे का पृथक्करण क्रियाकलाप 1। इसमें 2 समूह बनाए गए हैं जी। समूह 1 विगलित होने वाला कचरा, सामग्री रसोई का कचरा जैसे फल और सब्जी के छिलके, अंडे का खोल, सूखी पत्तियां, कागज।
परिणाम, यह कचरा पूरी तरह विघलित हो जाता है और खाद बन जाता है। हाँ, प्राकृतिक चीजें। फिर है समूह 2, विगलित ना होने वाला कचरा। सामग्री, प्लास्टिक की थैलियां, कांच, कपड़े, एल्यूमिनियम रैपर, कीलें। परिणाम, ये कचरा विघलित नहीं होता और इसका निष्कर्ष है, जो कचरा मिट्टी में दबने पर काला हो जाए और दुर्गंध न आए, वह खाद बन चुका है। इस गतिविधि का मुख्य वैज्ञानिक सिद्धांत विगलित होने यानी गलने या सड़ने की प्रक्रिया को समझाना है। जो प्राकृतिक चीजें हैं वो मिट्टी में मिलकर आसानी से गल जाती हैं, लेकिन इंसान द्वारा बनाई गई चीजें जैसे प्लास्टिक या कांच कभी नहीं गलती, और जो चीज गल जाती है वो खाद बन जाती है, जिसकी सबसे बड़ी पहचान यही है कि उसका रंग काला हो जाता है और उसमें से बदबू आनी बिल्कुल बंद हो जाती है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है, एक खुले मैदान में कुछ बच्चे जमीन पर बैठकर कचरे को अपने हाथों से 2 अलग-अलग ढेरों में छांट रहे हैं। वे बड़ी ही समझदारी से सड़ने वाले कचरे को एक तरफ और न सड़ने वाले कचरे को दूसरी तरफ कर रहे हैं। सड़ने वाले कचरे को खाद बनाने की इस प्रक्रिया को पेज 5 पर और विस्तार से बताया गया है। हेडिंग है कंपोस्टिंग क्या है। इसके नीचे परिभाषा है, रसोई घर के अपशिष्ट सहित पौधों एवं जंतु अपशिष्टों को खाद में परिवर्तित करना कंपोस्टिंग कहलाता है। जी। नीचे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बॉक्स है, सावधानी, पहेली और बूझों की तरफ से। सूखी पत्तियों को कभी न जलाएं। इन्हें जलाने से हानिकारक गैसें और धुआं उत्पन्न होता है जो स्वास्थ्य के लिए खराब है। सही तरीका, पत्तियों को गड्ढे में डालकर उनकी कंपोस्ट यानी खाद बनाएं। सरल शब्दों में कहें तो कंपोस्टिंग वो प्राकृतिक तरीका है जिससे रसोई और बगीचे के गीले कचरे को सड़ाकर पौधों के लिए ताकतवर मिट्टी तैयार की जाती है। पहली और बूझों की चेतावनी स्वास्थ्य के नजरिए से बहुत गंभीर है। अक्सर लोग सूखी पत्तियों को जला देते हैं, जिससे निकलने वाला धुआं फेफड़ों के लिए अत्यंत हानिकारक होता है। इसके बजाय पत्तियों को गड्ढे में डालना चाहिए ताकि वो जीवनदायी खाद बन सकें। यहाँ चित्र में दिखाया गया है 2 अलग-अलग परिस्थितियां। एक तरफ जलती हुई सूखी पत्तियां हैं जिन पे एक बड़ा सा लाल रंग का गलत का निशान है, और दूसरी तरफ उन्हीं पत्तियों को धीरे धीरे खाद में बदलते हुए दिखाया गया है जिस पर एक हरे रंग का सही का निशान बना हुआ है। अब पेज 6 की ओर बढ़ते हैं, जहां इस प्रक्रिया को और तेज करने का तरीका बताया गया है। यहाँ लिखा है वर्मी कंपोस्टिंग। इसके बिंदु हैं, लाल केंचुओं की सहायता से कंपोस्ट बनाने की विधि को वर्मी कंपोस्टिंग या कृमि कंपोस्टिंग कहते हैं। केंचुए किसानों के मित्र होते हैं। यह विधि स्कूलों और घरों में खाद बनाने के लिए बहुत उपयोगी है। देखिए, साधारण कंपोस्टिंग में कचरे को अपने आप सड़ने में काफी समय लगता है, इसलिए वर्मी कंपोस्टिंग में एक विशेष प्रकार के जीव का उपयोग किया जाता है जिन्हें लाल केंचुए कहते हैं। ये लाल केंचुए कचरे को बहुत तेजी से खाते हैं और उसे अत्यंत उच्च गुणवत्ता वाली खाद में बदल देते हैं। क्योंकि ये मिट्टी को उपजाऊ बनाकर खेती में मदद करते हैं, इसलिए इन्हें हमेशा से किसानों का मित्र कहा गया है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है, गहरे भूरे रंग की मिट्टी के अंदर बहुत सारे लंबे और गुलाबी लाल रंग के केंचुए मौजूद हैं जो कचरे को खाद में बदलने का काम कर रहे हैं। इन लाल केंचुओं के बारे में पेज 7 पर कुछ बहुत ही आश्चर्यजनक तथ्य दिए गए हैं। हेडिंग है लाल केंचुए, महत्वपूर्ण तथ्य। पहला बिंदु, दांत। लाल केंचुओं के दांत नहीं होते। दूसरा बिंदु, गिजर्ड। इनमें भोजन को पीसने के लिए गिजर्ड नामक एक विशेष संरचना होती है। बिल्कुल। इसके नीचे एक टिप दी गई है, अंडे के छिलके या समुद्री सीपी का चूरा भोजन को पीसने में मदद करता है। तीसरा बिंदु, आहार की मात्रा। एक केंचुआ एक दिन में अपने शरीर के भार के बराबर आहार खा सकता है। और चौथा बिंदु, वातावरण। ये बहुत गर्म या बहुत ठंडे वातावरण में जीवित नहीं रह सकते। इन्हें नमी की आवश्यकता होती है। ये तथ्य विज्ञान की दृष्टि से बहुत ही रोचक हैं। जब लाल केंचुओं के दांत ही नहीं होते तो वे भोजन कैसे चबाते हैं? इसके लिए प्रकृति ने उनके शरीर में गिजर्ड दिया है जो एक छोटी चक्की की तरह काम करता है। जब गड्ढे में अंडे का चूड़ा डाला जाता है तो वे इसी गिजर्ड में जाकर कठोर भोजन को पीसने में मदद करता है। ये काफी दिलचस्प है। जी, इनकी खाने की क्षमता भी अद्भुत है, अपने वजन के बराबर। और सबसे जरूरी बात, इन्हें जिंदा रहने के लिए न तो ज्यादा गर्मी चाहिए और न ज्यादा सर्दी। बस मिट्टी में हमेशा नमी बनी रहनी चाहिए। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक लाल केंचुए की आंतरिक संरचना। इसके शरीर के बीच वाले हिस्से में एक उभार है जिसे सफेद तीर के निशान के साथ विशेष रूप से गिजर्ड लिखकर दर्शाया गया है।
अब पेज 8 पर एक प्रैक्टिकल गतिविधि है, वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि। क्रियाकलाप 2। इसके 5 चरण इस प्रकार है। 1. गड्ढा। करीब 30 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा खोदें या लकड़ी का बॉक्स लें। 2. परत। तली में जाल या 1 से 2 सेंटीमीटर रेत की परत बिछाएं। हाँ। 3. कचरा। सब्जियों और फलों के छिलके, चाय की पत्तियां और अखबार की पट्टियां डालें और ब्रैकेट में लिखा है चमकदार कागज नहीं। 4. नमी। थोड़ा पानी छिड़ककर नम बनाएं, गीला नहीं, दबाएं नहीं, पोला रहने दें। और 5. केंचुए। लाल केंचुए डालें और उन्हें बोरी या घास से हल्के से ढक दें। ये हिस्सा विकृत विज्ञान प्रयोगशाला की तरह है, जहां सिखाया जा रहा है कि घर पर ही इस गड्ढे को कैसे तैयार किया जाए। तली में रेत या जाल इसलिए बिछाया जाता है ताकि फालतू पानी आसानी से निकल सके। इसमें सबसे नीचे जाल और रेत की परत दिखाई गई है, उसके ठीक ऊपर सब्जी फल का कचरा है, फिर लाल केंचुए अपना काम करते दिख रहे हैं और सबसे ऊपर इसे बोरी और सूखी घास से ढका गया है। अब पेज 9 पर आते हैं, जहां बताया गया है कि केंचुओं को क्या खिलाना चाहिए। केंचुओं का भोजन क्या डालें क्या नहीं। यह डालें की सूची में हरे रंग के निशान के साथ लिखा है फल और सब्जियों के छिलके, चाय की पत्तियां जो बची हुई हैं, खेत और बगीचे के खरपतवार, कागज और अखबार। जी। और ये ननारी की सूची में लाल रंग के क्रॉस के साथ लिखा है नमक, अचार, तेल, सिरका, मांस और दूध से बने पदार्थ। अंत में सावधानी वाली लाइन है, भोजन में ये चीजें यानी नमक या तेल डालने से गड्ढे में रोग कारक जीव पैदा हो सकते हैं। केंचुए बहुत ही संवेदनशील जीव होते हैं। सादे छिलके और पत्तियां उनके लिए बेहतरीन भोजन है, लेकिन नमक, अचार या तेल जैसी चीजें उनके लिए बहुत नुकसानदेह होती हैं। इसका वैज्ञानिक कारण यह है कि इन चीजों से मिट्टी का संतुलन बिगड़ जाता है और गड्ढे के अंदर हानिकारक फफूंद या बीमारी फैलाने वाले कीटाणु पनपने लगते हैं। ये रोगकारक जीव केंचुओं को मार सकते हैं और पूरी खाद को खराब कर सकते हैं। यहाँ चित्र में दिखाया गया है, बाईं ओर केले और सेब के छिलके के साथ पुराना अखबार रखा है जिन पर सही का निशान है, जबकि दाईं ओर नमक का डिब्बा, अचार, मांस और दूध के पैकेट पर लाल रंग का एक बड़ा सा गलत या प्रतिबंध का निशान लगा हुआ है। एक बार जब ये सब सही तरीके से हो जाए तो पेज 10 पर बताया गया है कि आगे क्या होगा। हेडिंग है वर्मी कंपोस्ट तैयार करना। इसमें लिखा है समय 3 से 4 सप्ताह में गड्ढे में मिट्टी जैसा पोला पदार्थ दिखने लगता है। हाँ, इतना समय लगता है। खाद निकालने की 4 चरणीय विधि दी गई है। तैयार खाद से केंचुओं को एक एक करके अलग करना बहुत मुश्किल काम होगा, इसीलिए गड्ढे के एक कोने में ताजा कचरा रख दिया जाता है। केंचुए भोजन की तलाश में अपने आप उस ताजे कचरे की तरफ चले जाते हैं। पीछे जो हिस्सा बचता है वो शुद्ध काले रंग की बेहतरीन खाद होती है, जिसे आसानी से बाहर निकाल लिया जाता है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक बड़ा सा आयताकार बॉक्स, जिसमें एक व्यक्ति 2 छोटी कुदाल की मदद से तैयार काली खाद को सावधानी से अलग कर रहा है, जबकि बॉक्स के ठीक दूसरे कोने में ताजा कचरा रखा है जहाँ केंचुए जमा हो गए हैं। खाद बनाने के बाद अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण चीज की। पेज 11 पर हेडिंग है कागज का पुनः चक्रण। इसके सभी 5 चरण इस प्रकार है। 1. पुराने अखबार या कागज के छोटे टुकड़े करें। 2. इन्हें बाल्टी में पानी डालकर 1 दिन तक भिगोएं। बिल्कुल। 3. गीले कागज को पीसकर गाढ़ी लुगदी बनाएं। 4. लुगदी को फ्रेम या जाली पर फैलाएं। 5. पानी निकलने दें और फिर पुराने अखबार या कपड़े पर रखकर धूप में सुखाएं। यहाँ एक बहुत ही जरूरी चेतावनी भी दी गई है। चमकदार और प्लास्टिक लेपित कागज का पुनः चक्रण इस विधि से नहीं हो सकता। पुनः चक्रण या रिसाइकलिंग का अर्थ है पुरानी बेकार चीज को दोबारा इस्तेमाल के लायक बनाना। कागज मूल रूप से पेड़ के रेशों से बनता है। पानी में गलाने से वे रेशे अलग होकर लुगदी बन जाते हैं, जिन्हें जाली पर सुखाकर नया कागज बनाया जा सकता है। ये एक मजेदार और उपयोगी प्रक्रिया है जिसे आसानी से घर पर किया जा सकता है। लेकिन जैसा कि चेतावनी में लिखा है, प्लास्टिक की परत वाले चमकदार कागज इस प्रक्रिया में काम नहीं आते, क्योंकि प्लास्टिक कभी पानी में गलता नहीं है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक हंसता हुआ छोटा प्लास्टिक के इसी अंतर से हम पहुंचते हैं पेज 12 पर, जिसका शीर्षक बहुत ही प्रासंगिक है। प्लास्टिक वरदान या अभिशाप। इसे 2 हिस्सों में बांटा गया है। उपयोग के उदाहरण है खिलौने, जूते, थैले, पेन, बाल्टी, ब्रश आदि। जी। और समस्या के 3 बिंदु हैं। कुछ प्लास्टिक का पुनर्चक्रण हो सकता है, लेकिन सभी का नहीं।
प्लास्टिक विगलित नहीं होता। पॉलीथीन की थैलियों का निपटान एक बड़ी समस्या है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्लास्टिक ने जीवन को बेहद आसान बना दिया है। सुबह के ब्रश से लेकर खिलौनों और बाल्टी तक हर जगह प्लास्टिक है। यही इसका वरदान है। लेकिन इसका सबसे बड़ा अभिशाप इसका वो गुण है कि यह कभी नष्ट नहीं होता। ये हजारों सालों तक पर्यावरण में ज्यों का त्यों पड़ा रहता है। कुछ प्रकार के प्लास्टिक को तो फैक्ट्रियों में पिघलाकर दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन पॉलीथीन की थैलियों का सुरक्षित निपटान आज भी विज्ञान के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। यह चित्र में दिखाया गया है, एक तरफ तो हमारे लिए बेहद उपयोगी प्लास्टिक की चीजें हैं, जैसे खिलौना कार, बाल्टी, कंघी और पेन, और ठीक दूसरी तरफ एक भयावह दृश्य है जहां काले रंग के कूड़े के थैलों और प्लास्टिक की खाली बोतलों का एक विशाल ढेर लगा हुआ है। ये ढेर कितनी बड़ी समस्या है, ये पेज 13 पर विस्तार से बताया गया है। हेडिंग है प्लास्टिक के दुष्प्रभाव। यहाँ 4 बिंदु लिखे हैं, उन्हें शब्दशाह पढ़ते हैं। जानवरों पर असर। गाय और आवारा पशु कूड़े के साथ प्लास्टिक थैलियां निगल लेते हैं, जिससे उनकी मृत्यु हो सकती है। नालियां जाम। प्लास्टिक की थैलियां से नाले अवरुद्ध हो जाते हैं, जिससे बाढ़ जैसी स्थिति बनती है। ये बहुत गंभीर समस्या है। जलाना। प्लास्टिक जलाने पर विषैली गैसें निकलती हैं, जो मानव स्वास्थ्य जैसे कैंसर का खतरा के लिए हानिकारक हैं। और अंत में खाना पैक करना। रंगीन या रिसाइकिल की गई थैलियों में खाना रखना हानिकारक हो सकता है। ये चारों बिंदु बहुत ही गंभीर खतरे की ओर इशारा कर रहे हैं। जब हम बचा हुआ खाना प्लास्टिक की थैली में बांधकर फेंक देते हैं, तो बेजुबान जानवर भोजन के साथ उस थैली को भी खा जाते हैं। ये प्लास्टिक उनके पेट में फंसकर उनकी जान ले लेता है। इसी प्रकार लापरवाही से फेंका गया प्लास्टिक जब नालियों में जाता है, तो पानी का बहाव रुक जाता है और बारिश में शहर डूबने लगते हैं। प्लास्टिक को जलाना इसका कोई समाधान नहीं है, क्योंकि जलने पर यह जहरीली गैसें छोड़ता है, जो सीधे तौर पर कैंसर जैसी घातक बीमारियों का कारण बन सकती हैं। यहाँ चित्र में दिखाया गया है, ऊपर के हिस्से में एक गाय कचरे के ढेर में मुंह डाले हुए है और वो गलती से पॉलीथीन खा रही है। नीचे के चित्र में एक सड़क का नाला दिखाया गया है, जो पूरी तरह से प्लास्टिक की थैलियों और बोतलों से जाम हो गया है। इतने गंभीर दुष्प्रभावों को जानने के बाद ये जानना बहुत जरूरी है कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। पेज 14 पर इसी का पहला भाग है, हम क्या कर सकते हैं। भाग 1, यहाँ 1 से 4 तक उपाय दिए गए हैं। 1, कम उपयोग। प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग कम से कम करें। जी। 2, कागज के थैले। दुकानदार से कागज के थैले मांगे। 3, कपड़े का थैला। खरीदारी के लिए घर से कपड़े या जूट का थैला लेकर जाएं। 4, भंडारण। खाद्य पदार्थों को रखने के लिए प्लास्टिक थैलियों का प्रयोग न करें। ये उपाय हमें सिखाते हैं कि बदलाव की शुरुआत हमेशा खुद से करनी होती है। सबसे पहला कदम यही है कि हम प्लास्टिक का इस्तेमाल ही कम कर दें। जब भी बाजार जाएं तो घर से कपड़े या जूट का मजबूत थैला साथ लेकर जाएं, ताकि दुकानदार से प्लास्टिक की थैली मांगने की आवश्यकता ही ना पड़े। इसके अलावा खाने पीने की चीजों को सुरक्षित रखने के लिए प्लास्टिक के बजाय स्टील या कांच का उपयोग करना चाहिए। यहाँ चित्र में दिखाया गया है, एक बच्चा दुकान पर खड़ा है, उसके हाथ में कपड़े के थैले हैं, और जब दुकानदार उसे प्लास्टिक की थैली दे रहा है तो वो बच्चा अपने हाथ के इशारे से सम्मानपूर्वक ना कह रहा है। समाधान का दूसरा हिस्सा पेज 15 पर है, हम क्या कर सकते हैं। भाग 2, यहाँ 5 से 8 तक के उपाय लिखे हैं। 5, सही निपटान। प्लास्टिक थैलियों को इधर उधर ना फेंकें। 6, जलाना मना है। प्लास्टिक को कभी ना जलाएं। बिल्कुल। 7, कंपोस्ट। रसोई के कचरे से वर्मी कंपोस्ट बनाएं। 8, पुनः उपयोग। कागज के दोनों तरफ लिखें। रफ कार्य के लिए स्लेट का प्रयोग करें। ये सभी आदतें हमारी रोजमर्रा की दिनचर्या का हिस्सा होनी चाहिए। कचरे को हमेशा कूड़ेदान में ही डालना चाहिए और प्लास्टिक को जलाने की गलती कभी नहीं करनी चाहिए। 8वां बिंदु बहुत ही व्यवहारिक है। छात्रों को हमेशा कागज के दोनों तरफ लिखना चाहिए, ताकि कागज की बचत हो और कम पेड़ कटें। गणित जैसे विषयों के रफ कार्य के लिए बार बार कागज खराब करने के बजाय स्लेट का प्रयोग करना एक बहुत ही समझदारी भरा कदम है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है, एक छोटी बच्ची अपने हाथ में स्लेट लिए हुए उस पर चौक से कुछ लिख रही है, और उसी के पास एक लड़का अपनी नोटबुक के कागज पर काम कर रहा है। अब कचरे को सही जगह फेंकने की बात आती है, जिसके लिए पेज 16 पर जानकारी दी गई है। हेडिंग है 2 प्रकार के कूड़ेदान। बाईं ओर लिखा है, नीला कूड़ेदान, कचरा पुनः उपयोग होने वाले पदार्थ, उदाहरण प्लास्टिक, धातुएं और कांच। हाँ। दाईं ओर लिखा है, हरा कूड़ेदान, कचरा विगलित होने वाला कचरा, उदाहरण रसोई का कचरा, पादप और जंतु अपशिष्ट। और नीचे एक विशेष नोट है, कचरे को फेंकने से पहले ही अलग करना आवश्यक है। कचरा प्रबंधन की इस पूरी प्रक्रिया में
कूड़ेदानों के इन दो रंगों का बहुत बड़ा महत्व है। सूखा कचरा जो गलता नहीं है और जिसे फैक्ट्रियों में ले जाकर दोबारा नया रूप दिया जा सकता है, जैसे कांच की बोतलें और धातु के डिब्बे, उन्हें हमेशा नीले कूड़ेदान में डालना चाहिए। वहीं हरा रंग प्रकृति का प्रतीक है, इसलिए इसमें हमेशा गीला कचरा डालना चाहिए जो सड़कर मिट्टी या खाद बन सके। इन दोनों को स्रोत पर ही अलग कर लेना सबसे जरूरी है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है, बाईं ओर एक नीला कूड़ेदान है जिसके ठीक ऊपर एक प्लास्टिक की बोतल और कुछ डिब्बे बने हैं। दाईं ओर हरा कूड़ेदान है जिसके ऊपर केले के छिलके और सूखी पत्तियां बनी हुई हैं, जो ये स्पष्ट करता है कि किसमें क्या डालना है। इस शानदार चर्चा के बाद अब हम बिल्कुल अंतिम पन्ने पर आ चुके हैं, जो कि पेज 17 है। यहाँ हेडिंग है याद रखने योग्य शब्द और निष्कर्ष। 4 प्रमुख शब्द इस प्रकार हैं: भराव क्षेत्र, कचरा पाटने का स्थान, कॉम्पोस्ट, जैविक कचरे से बनी खाद, वर्मी कॉम्पोस्टिंग, केंचुओं द्वारा बनाई गई खाद, पुनः चक्रण, बेकार वस्तुओं से नई वस्तुएं बनाना। जी। और अंत में एक बहुत ही प्रभावशाली कोटेशन लिखा है: हम जितना अधिक कचरा पैदा करेंगे, उससे छुटकारा पाना उतना ही कठिन होगा। इस पूरे पाठ का सारांश इन्हीं अंतिम शब्दों में छुपा है। हमने लैंडफिल, खाद बनाने की प्रक्रिया और रिसाइकलिंग को बहुत विस्तार से समझा, लेकिन सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि विज्ञान चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, अत्यधिक कचरे का निपटान हमेशा एक बड़ी समस्या रहेगा। इसलिए एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में हमारा पहला कर्तव्य यही है कि हम कचरा पैदा ही कम करें। यहाँ चित्र में दिखाया गया है, कुछ बच्चे एक साथ एक प्राकृतिक वातावरण में खड़े हैं जहाँ पीछे पेड़ और हरियाली है। उन्होंने अपने हाथों से एक बड़ा सा बोर्ड पकड़ा हुआ है जिस पर स्पष्ट शब्दों में लिखा है, आओ प्लास्टिक को ना कहें।